मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको कोई भी विषय अगर पढ़ना है, किसी विषय का कोई भी चैप्टर, उस चैप्टर को ऐसे मत पढ़ो जैसे बाकी के बच्चे पढ़ते हैं। हमेशा चैप्टर को ना एंजॉय करके पढ़ो। देखो कि हमने इसके अंदर पढ़ा क्या क्या है, और जो जो पढ़ा है मोटे मोटे तौर पर उसको पहले समझ लो और उसको उतना ही पार्ट में डिवाइड कर दो। अभी जैसे कि आपने होम साइंस का मुझसे एक चैप्टर पढ़ा 12th क्लास का 9th चैप्टर। उस 9th चैप्टर में हमने पढ़ा कि खाद्य परिरक्षण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कि खाद्य परिरक्षित करने के 4 कारण बताइए। खाद्य परिरक्षित करने के 4 कारण बताइए। अब जरूरी थोड़ी है कि मैंने यहां पर बोर्ड पे लिखा दिया और बोला 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आंसर देना है, और आप खुश हो गए, कह रहे वाह सर जी ने तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताया, अब बाद में गाली दो है, ऐसे बोला था 100% आएगा, अलग आया ही नहीं, है ना, ये तो बाहर से आ गया, है ना, बाहर से तो ऐसे बोले साला थाईलैंड से चल के आया है, चैप्टर से आया है क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है कि आपसे यही सवाल पूछा जाएगा, इस सवाल से रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकते हैं, 4-5 तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब 4-5 तरीके के क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे, देखो पहला क्वेश्चन तो यहां पर तुमको ये दे दिया कि खाद्य परिरक्षित करने के 4 कारण बताइए। अगर एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा तो भाई ये पूछ लेगा कि खाद्य परिरक्षण के तरीके बताइए, कि खाद्य परिरक्षण के खाद्य को किस तरीके से परिरक्षित किया जाता है ना, कौन कौन से तरीके हैं, कोई 3 तरीके बता दीजिए या कोई 4 तरीके बता दीजिए। हो सकता है कि आपसे खाद्य परिरक्षण की डेफिनेशन ही पूछ ले, खाद्य परिरक्षण की डेफिनेशन ही पूछ ले। तो अब देखिए जो ये क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन को। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और इसी क्वेश्चन के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं इसी क्वेश्चन से, वो भी मैं समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन यहां पर देखा हुआ है बोर्ड पे कि खाद्य परिरक्षित करने के 4 कारण बताइए। अब 4 कारण हमने यहां दे दिए कि खाद्य परिरक्षण के कारण क्या है। भाई कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, अगर आप कहीं जाते हो, आप बोलते कि भाई मैं ना अभी नए कपड़े खरीदने के लिए जा रहा हूं, तो पूछने वाला पूछ लेता भाई क्यों खरीदने जा रहा है, तो कोई ना कोई तो कारण होता है ना। हो सकता है भी तुम्हारे कपड़े फट गए हो इसलिए नए कपड़े खरीद रहे हो, या हो सकता है कि भाई कोई फंक्शन हो उसमें जाने के लिए नए कपड़े खरीद रहे हो, यानी कि जो भी आप करते हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है। अब यहां पर पूछ लिया कि खाद्य परिरक्षण, अब खाद्य परिरक्षण किया क्यों जाता है, उसका कोई ना कोई तो कारण होगा ना। तो भाई आंसर में देखो वही लिखो, सबसे पहला कारण क्या है कि खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, ये पहला पॉइंट हो गया है। भाई खाद्य परिरक्षण किया ही इसलिए जाता है ताकि किसी भी खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। अब हम जानते हैं कि जो शुष्क खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे अनाज हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, है ना, ये लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन ऐसे खाद्य पदार्थ जैसे कि फल और सब्जियां हो गई, दूध अंडा हो गया, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अब इनकी सेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, तो इनकी सेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं, उस खाद्य का परिरक्षण करके, ठीक है। अब देखो खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, तो सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ती है, आप लोगों के घर में दूध तो आता ही होगा, उस पर लिखा होता है पाश्चुरीकृत मिल्क। पाश्चुरीकृत मिल्क का मतलब यह है कि उसे एक हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। अब हाई टेम्परेचर पर गर्म करने से क्या है कि उसके अंदर मौजूद जो सूक्ष्म जीवाणु है वो खत्म हो जाते हैं। जब सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो जाएंगे तो वो खाद्य पदार्थ खराब ही नहीं होगा, क्योंकि खाद्य पदार्थ खराब होने का कारण क्या है कि भाई हमारे वातावरण में बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो खाद्य पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, और उसको खराब कर देते हैं। क्योंकि हर किसी को तो भाई भोजन चाहिए ना, सूक्ष्म जीवाणु को भोजन कहां से मिलेगा, उन्हीं खाद्य पदार्थों से मिलेगा। लेकिन जब उनको उच्चतम ताप में गर्म करके दूध को उसके सूक्ष्म जीवाणु को मार दिया जाएगा तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, तो 2-3 दिन दूध चल जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा खाद्य का परिरक्षण देखो इस तरीके से एक तरीका और भी है। आपने देखा होगा हमारे सबके घर में फ्रिज है, कभी सोचा ये फ्रिज क्यों है, इतना तो आप सबको पता ही होगा कि भाई जब रात में कोई खाना बच जाता है तो हम उसे फ्रिज में लगा देते हैं। अब फ्रिज में लगाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर हमने उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया तो वो खराब हो जाएगा, उसमें स्मेल आने लग जाएगी, है ना, बुलबुले उठने लग जाएंगे। तो मतलब क्या है कि वो खाद्य पदार्थ खराब हो गया। अब खाद्य पदार्थ खराब ना हो, ठीक है, वो थोड़ा सा लंबे समय तक और चल जाए, इसलिए हम उसे फ्रिज में लगा देते हैं। यानी कि जब हम उसे कम से कम टेम्परेचर में
किसी खाद्य पदार्थ को रखते हैं तो वहां पर क्या है कि जो सूक्ष्म जीवाणु है ना वो प्रवेश नहीं कर पाते, वहां पर वो उनका प्रभाव ना के बराबर रहता है, प्रभावित नहीं हो पाते वहां पे। अब अगली बात देखेंगे आप कि लिखा हुआ है कि नए, अच्छा इसी को थोड़ी सी और समझ लेते हैं सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। आलू की चिप्स तो आपने देखी होगी, हर घर में होली से पहले आलू की चिप्स बनती है। अब आपको पता है कि होली से पहले क्यों बनती है, होली के बाद क्यों नहीं बनती? भाई होली से पहले आलू सस्ता रहता है ना, सर्दियों के मौसम में आलू आता है, नया आलू सस्ता रहता है, 5 किलो 10 किलो 15 किलो हर मम्मी खरीद लेती है ना, और कटाई छटाई चालू, हम भी बैठ जाते हैं, ला मम्मी हम भी छिलवा दें, और फटाफट चिप्स बना के सुखा देते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो क्या हो गया, निर्जलीकरण हो गया। किसी भी खाद्य पदार्थ का निर्जलीकरण कैसे करते हैं भाई, पानी को बॉईल करो, उसमें नमक डाल दो, होने दो गर्म, और जो भी खाद्य पदार्थ है उसको धो करके और उसको काट लो छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे अब आलू है, आलू की चिप्स बना दी जाती है, फिर उस पानी में डाल दिया जाता है, फिर 4-5 मिनट उबालने के बाद उसको निकाल लो, ठंडा कर लो और जाके धूप में सुखा दो। धूप में सुखाने से क्या होगा, वो सूख जाएंगी चिप्स, यानी कि उस खाद्य पदार्थ से जो जल है वो अलग हो गया, उसे निर्जलीकरण बोलते हैं। अब निर्जलीकरण करके खाद्य पदार्थ को किसी ऐसे डिब्बे में जो एयर टाइट हो, अंदर से उसमें वो गीला ना हो, उसमें भर के रख दो और चलाओ 1.5-2 साल तक, खाते रहो आलू की चिप्स बना बना के। समझ रहे हैं? तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, अगर आपसे ये सवाल ना पूछे, यही पूछ लेगा कि भाई किसी भी खाद्य पदार्थ का निर्जलीकरण कैसे किया जाता है, या पार्टिकुलर उस खाद्य पदार्थ का नाम दे देगा कि भाई आलू के निर्जलीकरण की प्रक्रिया बताइए, गोभी की निर्जलीकरण की प्रक्रिया बताइए। अरे चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ दे दे जिसके अंदर तरल हो, सबकी प्रक्रिया एक जैसी होती है। समझ गए? अब ये तो है नहीं है कि मैंने धूप में मतलब इतना पूरा बड़ा गोभी का फूल तुम सुखाने के लिए रखोगे उबाल के, जाहिर सी बात है भाई उसको काट के छोटा छोटा करोगे ना, पहले छोटे छोटे पीसेस को उबाल करके और फिर धूप में सुखा करके और स्टोर करने तक आसानी हो जाएगी। ये थोड़ी इतना बड़ा बंद गोभी है, सॉरी इतनी बड़ी फूल गोभी है, उसका तुम निर्जलीकरण कर रही हो, तो इसको उबाल दिया और धूप में सुखा दो, महीना भर लगेगा सूखने में, उसको छोटे टुकड़े कर दो जल्दी सूख जाएगा। समझ गए? कोई भी खाद्य पदार्थ हो। तो अब देख लो यहां से एक और सवाल उठ गया, नोट किया? अगर ये सवाल नहीं आया तो निर्जलीकरण से रिलेटेड आ जाएगा, अगर निर्जलीकरण का नहीं आया तो हिमीकरण का आ जाएगा। सफल मटर तो सबने खाई है ना, सफल मटर जब सीजन चल रहा होता है तब भी मिलती है, सीजन नहीं चल रहा होता तब भी मिलती है, यानी कि सफल मटर क्या क्या है, यानी कि किसी भी खाद्य का हिमीकरण। तो एक तो हमने देखा कि भाई निर्जलीकरण के भी मतलब कि खाद्य का परिरक्षण किया जाता है, और दूसरी चीज है कि उसका हिमीकरण करके भी हम उस खाद्य का परिरक्षण कर सकते हैं। जैसे मटर हो गई, मटर का भी वही सेम प्रोसेस है, निकालो, ठीक है, पानी को उबालो, उसमें नमक डालो, उसमें थोड़ी देर उबालने के बाद बाहर निकालो और तुरंत ठंडा कर लो, और ठंडा करने के बाद ठीक है घर के अंदर एक बार में जितना वो यूज होता है उतने छोटे पैकेट में उसको स्टोर करो, ठीक है, पैकेट को एकदम सील बंद करो और फ्रिज कर दो, डाल दो फ्रीजर के अंदर, ठीक है, और जब जरूरत हो तब निकालो और इस्तेमाल करो। ये नहीं है कि तुम 5 किलो का पूरा कट्टा भर के और पैकेट सील करके लगा दो फ्रीजर में, ठीक है, ये बड़े बड़े दुकानों में होता है ऐसा, लेकिन घर में ऐसा मत करना, क्योंकि अगर एक बार आपने उसमें से निकाला और वो रूम टेम्परेचर पर आ गया तो दोबारा उसका हिमीकरण नहीं हो सकता। अगर एक बार जिस खाद्य पदार्थ का हिमीकरण किया गया है अगर वो रूम टेम्परेचर पे आ गया तो दोबारा उसका हिमीकरण नहीं हो सकता। समझ गए? इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, अगर सिर्फ हिमीकरण के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो उसकी विधि लिख देना, स्टेप्स लिख देना, ठीक है, 3-4 नंबर में क्वेश्चन बनता है। निर्जलीकरण का भी 3-4 नंबर में क्वेश्चन बनता है, देख लो सारे क्वेश्चन यहीं से निकलने हैं। समझ रहे हो? इस तरीके से पढ़ो, याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग चला दो। हर सवाल आसान है, पता नहीं स्टूडेंट क्यों हर सवाल को मुश्किल समझ लेता है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, नए उत्पाद जैसे जैम पापड़ अचार आदि बनाना। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, खाद्य परिरक्षण से 4 कारण पूछ रहे हैं। कारण क्या है भाई? कारण ये भी है कि जो भी खाद्य पदार्थ है, ठीक है, अब मान के चलो फल है, अगर जब फल सस्ते मिल रहे हैं और हमें उसका लंबे समय तक इस्तेमाल करना है तो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे, उस खाद्य का परिरक्षण कर लेंगे और चलाएंगे लंबे समय तक। तो लंबे समय तक चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रूपांतरित करना पड़ेगा ना, उसे नया उत्पाद बनाना पड़ेगा। फलों का क्या करोगे, जैम बना दोगे, है ना। अब आलू वगैरह उसका क्या करोगे, पापड़ बना दोगे, है ना, अचार बना दोगे। तो उससे एक तो सेल्फ लाइफ बढ़ी गई, है ना, और जो भी खाद्य पदार्थ है उसको एक नया रूप मिल गया, उसे लंबे समय तक हम चला सकते हैं। इसीलिए तो खाद्य परिरक्षण किया जाता है। अब तीसरी चीज देखो, परिरक्षण करने से खाद्य पदार्थ का आयतन घट जाता है। अब कोई भी खाद्य पदार्थ है उसका आयतन घट जाएगा, जैसा कि मैं बात करें गोभी के फूल की, इतना बड़ा है, आएगा नहीं डिब्बे के मुंह के अंदर, है, कैसे ले जाओ, छोटे छोटे टुकड़े कर दो और सुखा दो, सुखाने के बाद इतना सा रह जाएगा। घर में पुदीना तो बनाते डालते है ना, अब हरा पुदीना है 3-4 दिन घर में रखा रहे, हवा और पान उसके नमी के संपर्क में वो पत्ते पीले पड़ जाएंगे, है, नाराज हो जाएगा तुमसे, शुरू में रहेगा खिला खिला ऐसा करके,
और 3 दिन तुम उसको इस्तेमाल मत करो, ठीक है, ऐसा रूट जाएगा ना, कहेगा ले अब तू बना मुझे, अब डाल रहा थे में, फेंकना ही पड़ेगा वो। तो अब उसको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो क्या किया जाता है, निर्जलीकरण है। इतना पुदीना मम्मी ले आई, सस्ता मिल रहा था, 10 रुपए की गड्डी, मम्मी ने 100 रुपए दिए, 10 गड्डी ले आई इतनी, वो खराब होगी नहीं होगी, लेकिन एक तरीका है, उसका परिरक्षण कर दो। और परिरक्षण में तरीका कौन सा अपनाया, निर्जलीकरण का। उसे ले जाके और धर दिया छत में, ठीक है, सुखा दिया 3-4 दिन तक, बिल्कुल सूख गया, बस कर दिया स्टोर में। अब इतना पुदीना था, सूखने के बाद इतना रह जाएगा, सूखने के बाद इतना रह जाएगा। कसूरी मेथी तो देखी होगी ना अपने घर में, है, हरी होती तो पता नहीं कितनी होती होगी, और सूखने बाद इतनी डिब्बे में पैक करके आ गई, थोड़ा सा लिया, रगड़ के डाल दिया। समझ में आ रही है बात कि आयतन कैसे घट जाता है। अब मौसमी फल या सब्जी को उस समय भंडारित कर लेना चाहिए जब वो सस्ती हो। तो जिस भी खाद्य पदार्थ का हम क्या करते हैं, परिरक्षण करते हैं, तो जब ही करते हैं जब वो चीज सस्ती मिल रही होती है। देखो जब आम का मौसम आता है तो आमियां मिल रही होती है ना, मम्मी उसी समय खरीदती है आमी 10-15 किलो। क्यों खरीदती है, हैं? या तो अचार बनाती इसलिए तो खरीदते हैं। अब रोज इतनी सारी आमी कौन खाएगा भाई। मिर्ची का सीजन भी आता है, अचार वाली मिर्च देखी होंगी आपने, है ना, एकदम बड़ी मात्रा में खरीद लेती हैं, क्यों, अचार बना लेती हैं भाई, कुछ घर में खा लेंगे, अगर लड़की की शादी हुई कुछ बड़ी लड़की को भेज देंगे, कुछ रिश्तेदार को दे देंगे, वही हवाई लूटेंगे, क्या अचार बनाया है। ऐसा ही तो होता है? आलू आ गए, जब सीजन में आलू आते हैं सस्ते होते हैं, सर्दियों में गाजर आती है सस्ती होती है, लोग हलवा बनवाना खाते हैं। अब मान के चलो गाजर का हलवा बना दिया तो भी थोड़े बहुत दिन तो चल जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अगर और लंबा चलाना तो अचार बनाओ, उसका क्या बनाओ, अचार। क्योंकि अचार जब बनाते तो उसमें मसाले वगैरह होते हैं। अब मसालों के साथ में उस डिब्बे को आपने देखो पूरा तेल से भर देते हैं, तो तेल क्या कर रहा है, उस खाद्य पदार्थ को परिरक्षित कर रहा है। क्योंकि तेल क्या है, सूक्ष्म जीवाणु को प्रवेश नहीं होने देता, वो बचाता है खाद्य पदार्थ को खराब होने से। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में जो हमारी माताएं अचार बनाती हैं, अचार बनाने के बाद उस डिब्बे को पूरा तेल से भर देती हैं, भर देती नहीं, भर देती हैं। और जो बाजार में मिलता है उसमें तो तेल होता नहीं है। कभी छोले भटूरे खाए होंगे, है ना, 20 रुपए प्लेट, उसमें इतना सा अचार देते हैं, है ना, 30 हो गई है। अच्छा, मैं खाई नहीं काफी दिनों से। इतना अचार दे देते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अचार आपको गाजर का ही मिलेगा, और उसमें नमक बहुत होता है। जैसे खाओ ना एक आंख बंद हो जाती है। यानी कि जो नमक है वो भी खाद्य पदार्थ को परिष्कृत करने का अच्छा तरीका है। समझ रहे हैं ना? तो उस ऐसी चीजों पर भी क्वेश्चन बन सकता है, समझ रहे हैं? तो हर तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब एग्जामिनर चाहे कैसे भी पूछ ले, तैयार हो गए बेटा, पूछ क्या पूछेगा। ये चैप्टर मैंने ढंग से पढ़ लिया। अब इतना बड़ा चैप्टर आपने कैसे पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन समझना कैसे ये मैंने आपको बता दिया है। बहुत बड़ा हुआ नहीं है ये जो मैं हुआ शब्द बोल रहा हूं ना, आपने बचपन में सुना होगा पर देखा आज तक नहीं होगा, मैंने भी नहीं देखा। समझ रहे हैं? क्लियर है? क्लियर हो गया? कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया? तो इस तरीके से इस चैप्टर से कुछ भी इससे संबंधित कुछ भी आता है कि खाद्य परिरक्षण के कारण क्या है ना, खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके सुझाइए। तो 4 तरीके में क्या सुझा देंगे, पाश्चुरीकरण कर देंगे, उसका निर्जलीकरण कर देंगे, हिमीकरण कर देंगे, अचार वचार बना देंगे, हो गए 4 तरीके। ठीक है, समझ में आ गई बात है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या स्पेशली अलग से ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई निर्जलीकरण बता दो क्या है ना, कोई एक खाद्य पदार्थ का नाम दे देंगे, इसका निर्जलीकरण की प्रक्रिया बताइए, या हिमीकरण की प्रक्रिया पूछ लेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी ना बनेंगे अगर आते हैं तो। अब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 100%, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना बेटा समझ में? तो इसी तरीके से हर चैप्टर को समझना है। पहले पढ़ लो इसके अंदर कितने पैराग्राफ दिए हैं और हर पैराग्राफ में क्या क्या बात हो रही है, पढ़ने के बाद दिमाग लगा लो और फिर उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लो, अपने आप से कर लो, मन में पूछ लो, फिर उससे पूछ लो। अगर साथ में कोई है तुम्हारे तो उससे सवाल जवाब कर लो कि भाई इस चैप्टर में तूने क्या पढ़ा है, नहीं तो तुम मुझसे पूछ, मैं बताता हूं मैंने क्या पढ़ा। एक दूसरे से पूछोगे तो हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। एक तरीका है याद करने का, समझने का। पर याद मत करो, समझोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। उस क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो बना पाओगे, और उन क्वेश्चन के क्या जवाब देने हैं ये भी बता पाओगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से वीडियो बनाने के किसी और दूसरे चैप्टर के ऊपर। ठीक है, चलिए।